सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है, जल्दी से देखते हैं। तो इस वक्त यहां पर कई सारे हैशटैग्स आपको नजर आएंगे, अलग अलग यहां पर हैशटैग्स यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे ब्रिक्स पर। यह खबर एक्स पर ट्रेंड है। ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है। जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी की पहुंच जैसे हैं मुद्दों पर इन देशों को अब तक सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन ही मिला है, जबकि वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होता। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। एक और स्टेटमेंट है वो ये कि व्यक्तिगत या राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को मौन समर्थन देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के कुछ अंश हैं, जिनमें पीएम मोदी सबसे पहले ग्लोबल साउथ को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। उनका स्टेटमेंट ग्लोबल साउथ के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ग्लोबल साउथ शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज्यादातर विकासशील है। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और तकनीकी संसाधनों में विकसित देशों की तुलना में कमजोर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो धन दिया जाना चाहिए, जो सतत विकास के लिए मदद मिलनी चाहिए और जो नई नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, उनका फायदा ग्लोबल साउथ के देशों को मिलने में देरी होती है या उन्हें ठीक से मिल भी नहीं पाती। इसका मतलब यह है कि विकसित देश अक्सर दिखावे के लिए या सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए थोड़ी बहुत मदद देते हैं, पर वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं होती। इससे देश न केवल अपने विकास के लक्ष्य पाने में पीछे रह जाते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनके मुद्दों और साथ ही जो समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। पीएम मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वैश्विक न्याय तभी संभव होगा जब इन देशों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें वास्तविक मदद दी जाएगी। अब पीएम का जो दूसरा स्टेटमेंट है, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। दरअसल जो पुराने वैश्विक संस्थाएं हैं उनकी कमियों को बताता है ये स्टेटमेंट। इन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा, जिस पर पीएम की तरफ से जोर दिया गया। पुराने वैश्विक संस्थाएं आखिरकार कौन कौन सी हैं? एक बार इस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। दरअसल कई ऐसे वैश्विक संस्थान हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, नाटो और कई अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी अक्षमता और साथ ही बदलाव की जरूरत के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ये संस्थाएं 20वीं सदी में बनी थी और आज तक उनकी संरचना, उनके रूल्स और जो उनकी कार्यप्रणाली है उसमें खास बदलाव नहीं आया। जबकि आज की दुनिया में तकनीक और वैश्विक चुनौतियां हर हफ्ते बदल रही हैं। उदाहरण के लिए आपके लिए समझना जरूरी है, जैसे AI का हम जिक्र करें और डिजिटल तकनीक का जिक्र करें, तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन ये संस्थाएं अपने नियमों और साथ ही नीतियों को इन बदलावों के अनुरूप अपडेट नहीं कर पा रही हैं। ये संस्थाएं उस समय की सोच और तकनीक के हिसाब से दरअसल बनाई गई थी जब दुनिया के हालात आज जैसे नहीं थे। जैसे पुराने टाइपराइटर 21वीं सदी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते, वैसे ये संस्थाएं आधुनिक तकनीक और जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको समझने और संभालने में पिछड़ गई है। आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वैश्विक महामारी, आतंकवाद जैसे नए और जटिल मुद्दे हैं।
ये संस्थाएं पुराने ढांचे में फंसी होने की वजह तेजी से फैसले लेने और साथ ही प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ है। कई बार ये संस्थाएं विकसित देशों के हित को प्राथमिकता देती हैं और विकासशील देशों की समस्याओं को ठीक से समझती या फिर उनको सॉल्व करती नहीं। कुल मिलाकर यह असंतुलन वैश्विक न्याय और स्थायी विकास में बाधा बनता है। अब प्रधानमंत्री का जो अगला स्टेटमेंट है वो समझते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है व्यक्तिगत या राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को मौन समर्थन देना स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की जरूरत को दर्शाता है, जो विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक क्षण भी सामने आया, जब सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा की। इस निंदा प्रस्ताव को सिर्फ एक ऑफिशियल वक्तव्य के तौर पर आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ये पीएम मोदी की सालों से चली आ रही दृढ़ कूटनीति और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ उनके वैश्विक अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत ने लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, लेकिन अब यह नीति भारत की सीमा से बाहर भी गूंजने लगी है। ब्रिक्स की निंदा उस अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति का प्रतीक है, जहां भारत को आतंकवाद के खिलाफ अग्रणी लड़ाकू की तरह देखा जा रहा है। यह स्थिति मोदी की डिप्लोमेसी ऑफ डिफेंस की ताकत को दर्शाती है। कुल मिलाकर ब्रिक्स में पहलगाम की गूंज केवल एक घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में प्रवेश कर रहा है और इस राह के शिल्पकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कूटनीति ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया, बल्कि दुनिया को यह समझा दिया कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि सभी की चुनौती है। और अब एक बार देखते हैं कि आखिरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और क्या ट्रेंड कर रहा है। तो आप जल्दी से देखते हैं ट्रुथ पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। तो ट्रुथ पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है ट्रंप का टैरिफ बम भारत के आगे बेदम। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल ला दी है। इस बार उनका निशाना ब्रिक्स जैसे बहुध्रुवीय वैश्विक मंच है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये वही पोस्ट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि ट्रंप की इस धमकी के पीछे का रीजन क्या है। अमेरिकी डॉलर की प्रभुता को बनाए रखना। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रभुत्व को बनाए रखना है। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी मुद्रा या फिर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डी-डॉलराइजेशन पर जोर दिया था, जिसे ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर आधारित है, जिसमें व्यापार घाटे को कम करना और साथ ही अमेरिकी बाजार को संरक्षित करना शामिल है। ब्रिक्स देशों पर टैरिफ की धमकी इस नीति का ही हिस्सा है, जिसका लक्ष्य उन देशों को दबाव में लाना है जो अमेरिका हित के खिलाफ नीतियां अपनाते हैं। दरअसल हुआ ये कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की निंदा की गई थी, जिसने ट्रंप को नाराज कर दिया। उन्होंने इसे अमेरिका विरोधी कदम के रूप में देखा और टैरिफ की धमकी दे डाली। अब इस धमकी पर दो निशाने थे, पहला चीन और दूसरा रूस। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ट्रंप का मानना है कि ट्रंप की धमकी का मुख्य निशाना, कुल मिलाकर जिस तरह से ट्रंप ने यह फैसला लिया है, उससे नजर आता है कि ट्रंप का मुख्य निशाना है चीन और रूस।
जो ब्रिक्स के माध्यम से डॉलर के विकल्प को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत हालांकि ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप की टिप्पणियों का असली लक्ष्य चीन और रूस की आर्थिक चुनौतियां हैं। आर्थिक दबाव की रणनीति क्या हो सकती है, ये आप समझिए। ब्रिक्स पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी उनकी आक्रामक व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों को अमेरिकी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर करना है। अब भारत के कई नेता चूंकि पहले ही डी-डॉलराइजेशन को लेकर बयान दे चुके हैं, यानी अपना मत क्लियर कर चुके हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी एस जयशंकर की, उन्होंने इससे पहले स्पष्ट कर दिया था कि भारत कभी भी डी-डॉलराइजेशन की राह पर नहीं चला है। हालांकि ब्रिक्स देश इस मुद्दे पर अलग अलग रुख रखते हैं, लेकिन भारत की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। यूनियन मिनिस्टर की बात करें, पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप की टैरिफ धमकी भारत के खिलाफ नहीं है। उनका ये क्लियर कहना है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत है और दोनों नेता मोदी और ट्रंप के बीच अच्छा खासा तालमेल है। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी इस पर अपना स्टैंड पूरी तरह क्लियर कर चुका है। शशि थरूर की बात करें, उन्होंने ट्रंप की धमकी को एकदम खाली यानी अ बिट एम्प्टी बताया, क्योंकि कोई नीति या प्रस्ताव डॉलर को बदलने का फिलहाल नहीं। कुल मिलाकर ये तो क्लियर है कि भारत डरता नहीं है, जवाब देता है। आर्थिक ताकत अगर भारत की हम देखें तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। वो अमेरिका का सिर्फ क्लाइंट स्टेट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो भारत भी प्रतिशोधात्मक टैरिफ या फिर वैकल्पिक बाजार जरूर खोज सकता है। भारत ने पिछले सालों में अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को विविध किया। अब केवल अमेरिका पर निर्भरता नहीं रही है, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में भी आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। भारत ने 5G, सेमीकंडक्टर, रक्षा तकनीक, स्पेस, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। अब वो किसी धमकी से पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये तो क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जल्दी से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और क्या ट्रेंडिंग है। फेसबुक पर देखते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। खेमका हत्याकांड, पुलिस है खाली हाथ। राजधानी पटना के चर्चित व्यवसाय गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को विशेष निर्देश दिए हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ पुलिस और प्रशासन हरकत में आया है, बल्कि राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। बिहार पुलिस हाजीपुर तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जहां पुलिस को बेऊर जेल से भी तार जुड़े होने के इनपुट्स मिले हैं। खबर यह है कि खेमका हत्याकांड का शूटर पटना में एक ऑटो चालक की हत्या का भी फरार आरोपी है। तो वहीं खेमका की शव यात्रा में एक संदिग्ध फूलमाला लेकर शामिल हुआ, जिसे पुलिस ने अब दबोच लिया है। लेकिन जिस तरह से ये मर्डर को अंजाम दिया गया, इसका जेल से कनेक्शन भी आया। दरअसल बिहार पुलिस ने गांधी मैदान के आसपास लगे 36 से ज्यादा कैमरे को खंगाला है। एक फुटेज में शूटर को स्कूटी से जेपी गोलंबर की तरफ जाते हुए देखा गया। उसका आखिरी डिजिटल लोकेशन हाजीपुर में मिला, जहां से उसका ट्रेसिंग सिग्नल कट चुका था। अब पुलिस को यह शक है कि शूटर उत्तर बिहार के किसी जिले से आया था, या फिर उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन को भटकाने के लिए ये प्लानिंग की। वहीं एसआईटी ने बेऊर जेल में भी छापेमारी की है। कुछ कुख्यात अपराधियों से पूछताछ की गई है, जिनमें से एक को अलग सेल में भेज दिया गया है। जेल से कुल मिलाकर 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एक डेटा केबल और साथ ही संदिग्ध नंबर्स की एक लिस्ट बरामद हुई। इससे साफ है कि हत्या की साजिश जेल के अंदर से भी रची जा सकती है, यानी जेल में बैठे अपराधियों ने गोपाल खेमका की सुपारी ली थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई है अभी तक कि गोपाल खेमका अपराधियों के हिट लिस्ट में थे। ऐसा यह माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में 3 से 4 आरोपी शामिल थे और पुलिस के अकॉर्डिंग यह हत्याकांड किसी व्यक्तिगत रंजिश का नहीं, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि खेमका की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इस मर्डर का षड्यंत्र रचने वाले आरोपी और शूटर
दोनों एक ही उद्देश्य के लिए मैदान में उतारे गए थे और वो था खेमका का मर्डर। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आखिरकार क्यों गोपाल खेमका को मारा गया, और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा गया, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द एसआईटी की जांच चल रही है। सवाल यह भी है कि आखिर किनसे था गोपाल खेमका को खतरा? क्या कोई कारोबारी रंजिश थी, माफिया सिंडिकेट की कोई साजिश थी, और सुपारी किलिंग है तो फिर आखिरकार किसने सुपारी दी? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें जल्दी से देखेंगे और देखते हैं कि अब YouTube पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो YouTube पर जो खबर इस वक्त ट्रेंडिंग में है वो है बारिश झमाझम, आफत बेशुमार। दरअसल पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से जो तबाही जारी है, उस बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली। दरअसल दिल्ली, नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में आज दिन की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई। सुबह करीब 4 से 5 बजे से ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही। माहौल ऐसा था कि मानो बादल बरसने को बेकरार हो। कुछ देर बाद करीब 5 बजे से पहले हल्की बारिश होती और फिर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश शुरू हो जाती। बारिश से दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली। आज जल विकास की बड़ी प्रॉब्लम है, बसें लेट हो रही हैं, क्या करें, परेशानी में है जी। पानी भरा पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पानी भर जाता है, 1 घंटे में इतना पानी भर जाता है कि पूछो मत। मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पंचर हो गई अभी। हाँ जी, 1 घंटे में इतना बहुत ही ज्यादा पानी भर, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। जाम ट्रैफिक इतना लगता है कि पूछो मत। और देखिए, पहाड़ी राज्यों की बात करें जैसे हिमाचल और उत्तराखंड की, तो वहां पर भी बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने की 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड देखने को मिली है। राज्य में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और इससे हुए सड़क हादसों में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड की बात करें, श्रीनगर में तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे तक बंद हो गया है। वाहनों को एहतियातन रोक दिया गया। मलबा हटाने का कार्य यहां पर चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से यहां दिक्कतें इस वक्त जरूर आ रही हैं। कुल मिलाकर हालात यहां पर इस तरह के बने हुए हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर हम बात अलग अलग इलाकों की करें। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखेंगे और देखेंगे इंस्टा पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो इंस्टा पर जो खबर इस वक्त ट्रेंडिंग है वो है डॉन इज बैक। अब तो गदर होगा, क्योंकि डॉन फिर से लौट रहा है। बड़े पर्दे पर गदर मचाने के लिए डॉन ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल डॉन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। खबर है कि रणवीर एक्ट्रेस कियारा के साथ जल्द अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। डॉन 3 पिछले काफी समय से अलग अलग परेशानियों की वजह से अटकी हुई थी और अब मेकर्स इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने में। डॉन 3 फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले हैं। डॉन फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों में डॉन के किरदार में पर्दे में धमाल मचाने वाले शाहरुख इस बार इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे। शाहरुख को रणवीर सिंह ने रिप्लेस किया है और खबर है कि शाहरुख के डॉन 3 से बाहर होने पर फैंस काफी खफा भी नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ही मेकर्स खुद फिल्म को डिले करना चाह रहे थे, ताकि जब हालात सामान्य हो तब फिल्म पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइमलाइट में आए। डॉन 3 को फरहान अख्तर खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे और एक बार फिर से लिए चलते हैं, देखते हैं एक्स पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, ये खबर अभी हमने आपको बताई, डॉन इज बैक, अब तो गदर होगा। लेकिन इससे इतर अगर कुछ और खबरें देखें तो वो है क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई, यानी टेस्ट मैच से जुड़ी हुई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 336 रन के विशाल अंतर से जीत हासिल की है। आपको ये बताएं कि ये जीत न सिर्फ भारत की घरेलू मैदान से बाहर सबसे बड़ी जीत है, बल्कि बर्मिंघम में भारत की पहले टेस्ट जीत भी
ये जरूर है। इस मुकाबले में आकाशदीप ने कमाल का प्रदर्शन किया और 187 रन खर्च कर पूरे मैच में 10 विकेट लेकर बर्मिंघम में भारतीय गेंदबाजी का नया रिकॉर्ड भी बनाया। अब इस जीत का महत्व क्या है? भारत के लिए जीत कई मायनों में खास है। घरेलू मैदान से बाहर इतनी बड़ी रन से जीतना टीम की मजबूती और एकता को दर्शाता है। इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी धरती पर यह परिणाम भारतीय टीम के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएगा। बर्मिंघम का मैदान जो भारत के लिए पहले संघर्षपूर्ण साबित होता था, अब टीम के लिए एक खुशगवार स्थल बन गया है। सबसे बड़ी बात, आकाशदीप जिनका रौद्र रूप यहां पर देखने के लिए मिला। इस मैच का सबसे बड़ा सितारा रहे आकाशदीप, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइन को तहस नहस कर दिया। 187 रन खर्च करते हुए 10 विकेट लेना एक असाधारण उपलब्धि है, जो बर्मिंघम में किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया। और उनकी गेंदबाजी ने न केवल इंग्लैंड की टीम को पकड़कर रखा, बल्कि मैच के निर्णायक क्षणों पर भी दबाव बनाया। टीम की सामूहिक ताकत इसे जरूर कहा जा सकता है, जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया की दूसरे टेस्ट में देखने के लिए मिली।